बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हाम्स बायोलॉजी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि सारा साल हमने तैयारी की सर, और वो तैयारी हमारी बेहतरीन थी, लेकिन जब हमने बोर्ड के पेपर दिए तो बोर्ड के पेपर्स में हमारे मार्क्स कम आए। हालांकि हम बिल्कुल ठीक लिख कर आए थे, हमने डायग्राम्स भी बनाई थी, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उसी तरह से आंसर किया, तो बेटा उसमें मार्क्स कम आने की बड़ी वजूहात में से ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी आप अपने पेपर के अंदर उसी तरह से कर रहे हो जैसे बाकी स्टूडेंट करते हैं, तो देन आप भी रॉन्ग वे पर हैं। तो आपको राइट पाथवे चूज करना पड़ेगा। पेपर की प्रेजेंटेशन से लेकर क्वेश्चन की लेंथ तक, क्वेश्चन की लेंथ से लेकर बेटा डायग्राम तक, हर एक पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर स्पेशली बायो के साथ जो हम मिस्टेक्स करते हैं बायो के पेपर के अंदर वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने पकड़ी हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने। चाइना से एमबीबीएस प्रोग्राम क्यों बेस्ट ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस इन चाइना एक बेस्ट बैलेंस ऑफर करता है। इसकी 4 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन कि आपकी डिग्री पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड होगी, तो ये झंझट भी खत्म हो गया। दूसरी रीजन, आपकी क्लासेस इंग्लिश में होगी, तो कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं है आपके लिए। उसके बाद आपके पास आती है थर्ड रीजन, जो कि मेन और इंपॉर्टेंट है। फीस और लिविंग कॉस्ट पाकिस्तान के प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत ही कम है, तो आपका ओवरऑल जो खर्च है वो बहुत कम होता है। और फोर्थ रीजन जो है, मॉडर्न लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो आपको एक्सपोजर मिलता है, एक्चुअल क्लिनिकल एक्सपोजर जिसको बोलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आप जब काम करेंगे तो उसका एक्सपोजर कुछ और ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स जैसे अथॉराइज्ड एडवाइजर्स आपको सिर्फ वेरीफाइड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हैं, यानी कि सेफ्टी जा रहा हूं। सबसे पहली और मेजर वो है नंबरिंग की मिस्टेक। बेटा हम जब कॉलेजेस के अंदर अपने स्टूडेंट का पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हम वैसे तो कर देते हैं, आपको मार्क्स दे देते हैं, लेकिन मेरी ये आदत है कि अगर बच्चे ने नंबरिंग गलत की हुई है तो पूरे क्वेश्चन को अनसर्कल किया और उसके मार्क्स उसको नहीं दिए, क्योंकि अगर यही प्रैक्टिस आप बोर्ड के पेपर में करते हैं तो वो आपका क्वेश्चन गलत कंसिडर होगा। आप बेशक आप उसका सारा जवाब ठीक लिख कर क्यों नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज के बाद, और उसका मेरा बेटा आपको पता है उसमें नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 एंड नंबर 12। सपोज ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 2 के ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, आप करते वैसे ही हो। सपोज आप पेपर में लिखते हो क्वेश्चन नंबर 2, आगे आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन आप यहां पे 1 कर देते हो, ठीक है। आगे आप क्या करते हो, नेक्स्ट आपने ये 10 किया तो आप ये इसका आंसर लिखने के बाद आप क्वेश्चन 2 कर देते हो। बेटा वो आपका ये और ये कंसिडर होंगे, ये कंसिडर नहीं होंगे। अगर तो कोई ऐसा एग्जामिनर हुआ, सब एग्जामिनर, जो थोड़ा सा रहम दिल है, जो मतलब कि आपके क्वेश्चन को देख ले, पढ़ने के बाद, पढ़ने से मुराद मेरा ये है कि वो प्रॉपरली आपके पेपर को फिर ऐसे ही चेक करे कि जैसे वो अपने किसी प्राइवेट कॉलेज का या अपने किसी स्टूडेंट का जो है ना वो पेपर चेक कर रहे हैं। अगर तो ये सीन बन जाता है प्यारे बच्चों, तो फिर आपकी किस्मत है, आपके वारे न्यारे हैं कि आपकी किस्मत खुल जाएगी कि वो इधर से नंबरिंग जो है ना वो नहीं देख रहा, वो आपकी नंबरिंग को देख रहा। वैसे ऐसे होता नहीं है। क्या होगा कि अगर आपने इसके अकॉर्डिंगली नंबर नहीं दिया होगा तो वो आपका क्वेश्चन गलत कंसिडर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो आपका क्वेश्चन गलत कंसिडर होगा। बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 का अगर पार्ट 10 करना है पहले, तो आप पार्ट 10 लिखेंगे। इससे कोई बात नहीं है कि आप पहले ही 10वां क्वेश्चन कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपने बस रहना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही है। फिर नेक्स्ट अगर सपोज आप ये 5 वाला कर रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग देंगे, फिर आप इसका आंसर करेंगे तो मेरा बेटा आप क्वेश्चन नंबर 11 की हेडिंग देंगे। मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हम पेपर की मार्किंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती से अपनी नंबरिंग लगा देते हैं, जो कि फिर बाद में इशू बनता है। ठीक है बेटा, इसीलिए मैं तो जब भी पेपर चेक करता हूं अपने स्टूडेंट्स का तो मैं क्या करता हूं, उसको एनसर्कल कर देता हूं। उसके बाद आता है जनाब शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ। शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा आपने क्वेश्चन की नोयत देखनी है, आपने उसके मार्क्स को देखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जनाब, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज है, सपोज ये आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज है, इधर जनाब लिखा क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा करके क्वेश्चन नंबर 2, नीचे 2-3 फूल बनाए, डिजाइन बनाया और नीचे लिखा क्वेश्चन नंबर 1, और इस पर जनाब इतना पूछा नहीं गया जितना आपने इसको लिख दिया। तो बेटा ठीक है, इसके तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन
आपका जो पेपर का जो साइज है या जो आपके पेपर का आप कह सकते हैं स्पेस है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? फिर आपके पेपर की स्पेस मैनेज नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के उस पर ओवर राइटिंग नहीं करनी। आप भी उसमें भी पूरा लॉन्ग लिखे। फॉर एग्जांपल आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आप फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारा उसका स्ट्रक्चर भी लिख दो, उसके फंक्शन भी लिख दो, उसके एक्स्ट्रा चीजें भी जो है, उसके इवन दैट एक्स्ट्रा जो है उसमें जो डीएनए मौजूद होता है वो भी आप लिख दें, उसके राइबोसोम्स के बारे में भी लिख दें, तो वो चीज एक ऑथेंटिक नहीं होती। उसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन देखा जाता है और उस क्वेश्चन की जो आंसर आपने कितना दिया है उस लिहाज से आपने जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने समंदर को कूजे में बंद करना है। वही बात है कि आपने एक मिनिमम 4 लाइनें, फिर 5 और 6, ये आइडियल काउंट किया जाता है। मिनिमम 4 लाइनें, ठीक है बेटा। वो क्वेश्चन, फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन की नोयत पे डिपेंड करता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें आपका आंसर ही 2 लाइनों में इवन बन जाता है कि फॉर एग्जांपल वो लिखते हैं एनलिस्ट कर दे, इनका नाम लिख दे, ठीक है, तो फिर तो आपका कितना बन गया 2। फॉर एग्जांपल वो नेफ्रॉन के बारे में कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन लिखें, तो वो आप 2 लाइनों पे भी लिख सकते हो स्टार बना के। फॉर एग्जांपल आप ये लिखते हो रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल, ये पहले लिख दिया, फिर आप वुमेन्स कैप्सूल ये वाला, फिर इस तरह से आपने इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये इसके तकरीबन 6 से 7 या चलो 3 लाइनों पे आपने इसके सारे नाम लिख दिए। इससे क्या होगा कि आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है कि आपने स्पेस को लाजमी मैनेज करना है, ठीक है। फिर आता है कि सर जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें या ना करें, ये पॉइंट रह गया था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके हवाले से बड़ा है। पहले ही बच्चे क्या करते हैं, हमने ये देखा है कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हुए थे, फिर 3 के अंदर क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हुए थे। उसका बैड इंपैक्ट क्या पड़ता है या नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है कि लॉन्ग क्वेश्चन का कोई एक पार्ट रह जाता है। तो बेटा उसके लिए आपने क्या करना है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 2 उसके सारे पार्ट्स आपने कर लिए, ठीक है। ये शीट नंबर 1 थी, ये शीट नंबर 2, ठीक है, ये शीट नंबर 3, इस पर आपने क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, अटेम्प्ट कर लिया है सारा। एंड पे आपके पास ना एक क्वेश्चन की आपने स्पेस छोड़ देनी है और यहां पर लिख देना है पीटीओ, और नेक्स्ट पेज पर आपने क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बोल रहा हूं कि आपने यहां पर स्पेस थोड़ी सी छोड़ देनी है एक क्वेश्चन की, ठीक है। यहां पर आपने फौरन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तब करना है जब आप अपना फुल पेपर अटेम्प्ट कर लें, फिर आप बैक पे आएं और अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को जो है ना वो टाइम दे। उसके बाद आता है डायग्राम्स कि सर डायग्राम्स बनाना जरूरी है कि नहीं। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर की प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने का जो टूल है बेटा, वो आपके पास क्या होता है, डायग्राम ही होती है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें डायग्राम बनानी लाजमी हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें डायग्राम्स को बनाना मस्ट हो जाता है, तो देन आपने क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। फिर डायग्राम बनाने का बेहतरीन हल क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, फिर मुझे पेज बनाना पड़ता है हर दफा। ये आपका पेज है और इस पर आप फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 ही कर रहे हैं। इसमें आप यहां से इतना लिखें, इतना इतना ऐसे लिखें मेरा बेटा, ये 4 और ये 5 लाइनें। कोशिश करें कि आप अपनी डायग्राम यहां पर बना लें, ठीक है। इस वाले पोर्शन के अंदर आगे नीचे जितनी ज्यादा लाइनें लेकर जाएंगे आपके पेपर की स्पेस जो है वो क्या होती जाएगी, ज्यादा यूटिलाइज होगी। और हमने देखा है कि लास्ट में बच्चों के पास जगह ही नहीं होती, पेपर सारा जो है वो आप क्या कर चुके होते हैं, इन चीजों में जो है वो सर्फ कर देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। वो क्वेश्चन जिसकी आपको डायग्राम 100% कंफर्म है और आती है वही आपने बनानी है। अदरवाइज खुद से, जब तक आप कंफर्म नहीं है, खुद से पॉइंट नहीं देना। फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि क्रोमोसोम्स, तो जब तक आपको कंफर्म नहीं है कि क्रोमोसोम की डायग्राम क्या है, ये क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, आर्म कौन से हैं, सेंट्रोमेरिक पोजीशन कौन सी है, टीलोमेरिक पोजीशन कौन सी, अगर आपको ये सारी चीजें कंफर्म नहीं है तो आपने बिल्कुल डायग्राम नहीं बनानी, आप खाली लिख दें। हाँ, अगर वो कहते हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वन, तो देन आपने लाजमी डायग्राम बनानी है। फिर तो आपके मार्क्स होंगे ना, फिर आपके मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। उसके बाद आपके पास आता है टाइम मैनेजमेंट। आपने क्या कर लेना है कि रिस्ट वॉच ले लेनी है, रिस्ट वॉच आपने ले लेनी है, अपने पास रख लेनी है सामने, ठीक है। और बार बार अपने टाइम को देखना है, बार बार अपने टाइम को देखना है और उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरा बेटा, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे तो देन फिर भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि आपका एंड पे क्वेश्चन रह जाता है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम प्लस पेपर की स्पेस को मैनेज करना। फिर क्वेश्चन आता है कि सर जी जिस क्वेश्चन के अंदर हमें स्केच का या डायग्राम का बोला जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, फॉर एग्जांपल आ जाता है आपके पास
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा करना है। या आता है कैल्विन साइकिल, ड्रा कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल को आपने ड्रा करना है, तो बेटा वहां पर आपने उसकी थ्योरी नहीं लिखने बैठ जाना, जस्ट ड्रा करना है। ड्रा ग्लाइकोलाइसिस, आपने ग्लाइकोलाइसिस को ड्रा करना है, स्केच ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को आपने सिर्फ ड्रा करना है, उसका स्केच बनाना है। क्रेब्स साइकिल को आपने फॉर एग्जांपल पूछा जाता है, अगर आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन, अगर ये समटाइम फॉर एग्जांपल आता है कि राइट ए नोट ऑन जी स्कीम, ये आ जाता है पेपर में जी स्कीम वाला, तो देन आपने क्या करना है बेटा, आपने नोट भी लिखना है और एंड पे एक छोटी सी जी स्कीम भी बनानी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कटने का खदशा होगा, क्योंकि आपके कंपेटिटर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी डायग्राम्स बनाई होंगी, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका नंबर जो है वो कट सकता है, कम आने के चांसेस होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर ड्रा या स्ट्रक्चर या स्केच लिखा होगा तो देन आपने सिर्फ ड्रा करना है। अगर आई राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ, आप कह सकते हैं क्या नाम है इसका क्वेश्चन, और कौन सा ऑर्गेनाइज में से आ सकता है, न्यूक्लियस आ सकता है फॉर एग्जांपल, तो वो आप जो है ना वो इस तरह से आप फिर अगर नोट के बारे में आएगा तो जब आप नोट लिखोगे तो उसमें आपको फिर वो ड्रा भी करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, ठीक है, फला फला फला, किसी चीज के फंक्शन, किसी ऑर्गेनाइज के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एटीपी के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, F1 पार्टिकल के फंक्शन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई भी आपके पास जो है ना वो फंक्शन ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, उसके फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेटा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपने जस्ट वो लिखना है, थोड़ी सी उसकी आपने हेडिंग्स देनी है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, आपने बारे में बता के फिर उसके सारे के सारे फंक्शंस जो है ना वो आपने क्या कर देने हैं, लिख देने। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन के बारे में बताएं कि ये बेसिकली क्या है, प्लांट हार्मोन है, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, फिर उसके बारे में इसके जो फंक्शंस हैं ये क्या करता है, इसका क्या क्या काम है, वो सारे फंक्शन आप क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। बस आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, वो भी छोटी सी, मेन आपका जो आंसर होगा वो फंक्शन, इसके बारे में सारा नहीं लिख देना, ठीक है। बाद बच्चे क्या करते हैं कि उसका सारा उसका स्ट्रक्चर भी लिखना शुरू कर देते हैं, वो बनाना भी शुरू कर देते हैं, डायग्राम भी बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो सारा नहीं, जस्ट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद आता है कि पेपर स्पेस मैनेजमेंट, आपने पेपर की स्पेस को मैनेज कैसे करना है, वो तमाम तर चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एंड पे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, पेपर कोड की गलती कर देते हैं, पेपर कोड को गलत फिल कर देते हैं। बेटा अगर आपका पेपर कोड गलत हो गया, ठीक है, अगर आपने उसकी फिलिंग गलत कर दी तो आपके 6 से 7 से 8 नंबर जो हैं वो जा सकते हैं। बाकी तुक्के के साथ कुछ मैच कर जाते होते हैं, अदरवाइज आपके इतने क्वेश्चंस जो है ना वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं और आपके पास 8 नंबर का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। सो बी केयरफुल जब आप क्या करें, पेपर कोड को फिल करने जाएं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।